हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और ये हमारी क्लास 11 है और इससे पहले हम 10 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कौन सा मिशन शुरू किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कौन सा मिशन शुरू किया गया था। तो भारत में शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन। राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्रिप्स मिशन की शुरुआत 1942 में हुई थी। ठीक है, 1942 में। अब हम बात करें इरविन, तो लॉर्ड इरविन यह भारत का वायसराय था। ठीक है, भारत का वायसराय था और इसके कार्यकाल के समय गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था जो कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, और इसी के कार्यकाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी इसी के कार्यकाल में। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो यह आया था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। ओके, फिर बात करें कॉर्नवालिस, तो यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, और इसने सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ओके, और इसने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी और सिविल सेवा का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा नृत्य रूप जो कि असम से संबंधित है, भांगड़ा, कालबेलिया, कथक या बिहू। तो कौन सा नृत्य असम से संबंधित है। भांगड़ा ये कहाँ से संबंधित है, तो यह है पंजाब से। ठीक है, कालबेलिया, तो कालबेलिया यह है राजस्थान से। कथक तो यह उत्तर प्रदेश से और बिहू तो ये है असम से। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहू नृत्य रूप यह असम से संबंधित है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डैश भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गर्मपंथी थे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गर्मपंथी कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अरविंदो घोष या बाल गंगाधर तिलक। तो गर्मपंथी इनमें से थे अरविंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सी और डी। ठीक है, सही है, अरविंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक यह गर्मपंथी थे। ओके, अब हम ऑप्शन की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ओके, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो इनके राजनैतिक गुरु थे गोविंद रानाडे। ठीक है, गोविंद रानाडे ये इनके राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले यह राजनैतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण के राजनैतिक गुरु थे गोविंद रानाडे। ओके, फिर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह में भाग लिया था। ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में इन्होंने
भाग लिया था। और ये पारित कब हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो ये हुआ था 1856 में। और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने ही इसका प्रचार बड़े ही जोरों तोरों से किया था, ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का। ओके। फिर है अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष यह एक क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता थे। ओके, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता थे। फिर है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ओके, लोकमान्य तिलक के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ओके, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, ठीक है। कौन कौन सी थी ये पत्रिका? तो ये थी केसरी, जो कि मराठी भाषा में, और मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। तो ये 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना की थी कहाँ? तो ये की थी बेलगांव में, ठीक है, बेलगांव या पुणे में, ठीक है ना। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, और ये गर्मपंथी नेता थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग लिखा था? तो किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग लिखा था? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। तो यह इन्होंने लिखा था कन्नड़ भाषा में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर तमिल, संस्कृत और कन्नड़ और तेलुगु, ये चारों ही भाषाएं, ये शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है ना, शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी शास्त्रीय भाषाएं? तो ये 8 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है ना, 8 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है, जिनमें से तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और इसके अलावा मलयालम, उड़िया, ठीक है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, सॉरी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है ना, सॉरी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जो कि 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, ठीक है ना। ओके, अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, और 8 और 6 शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है ना, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। ओके, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये कौन था? सबसे पहले बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, धनानंद को हराकर इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर? इन्होंने धनानंद को हराया था चंद्रगुप्त ने, तो इन्होंने कौटिल्य के साथ मिलकर, ठीक है ना, कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इनके साथ मिलकर इन्होंने नंद वंश का अंतिम किया था, ठीक है। और इन्होंने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो यह बिताए थे श्रवण बेल गोला में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, यह डैश में स्थित है। तो प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग यह बाबर ने द्वारा बनवाया गया था, और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में आराम बाग जो कि बाबर द्वारा बनवाया गया था, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये 1528 में स्थापित हुआ था, ठीक है, 1528 में। अब हम यहाँ पे बात करें बाबर की, तो बाबर यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था।
ठीक है। बाबर यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और बाबर इसने कई युद्ध लड़े थे। तो इनके युद्ध कौन कौन से थे, तो उसको याद करने की ट्रिक है। ट्रिक के ज़रिए आप याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बाबर के युद्ध याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ठीक है, पानी पिया से पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानी पिया से पानीपत का पहला युद्ध। ओके, पहला युद्ध ये कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध तो ये हुआ था 1526 में, और ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था यह पानीपत का पहला युद्ध। फिर खाना खाया से खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 में। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। ठीक है, फिर चांद देखा से चंदेरी का युद्ध ये हुआ था 1528 में। ये बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, फिर है घर गया से घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 में, और ये हुआ था बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच। ठीक है, और मर गया से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कब हुई थी? तो ये हुई थी 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। ओके, तो आप इसे ट्रिक के ज़रिए याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और कभी आप इसे भूलेंगे भी नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट है सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर रमन कप यह किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है बैडमिंटन से। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? तो अरब सागर और फारस की खाड़ी ये जुड़े हैं होर्मुज जल डमरू मध्य के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, होर्मुज जल डमरू के द्वारा अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हैं। ओके, नेक्स्ट है डैश के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? तो किसके पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? तो यह है संसद के पास। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति ये निहित होती है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजवंश शासित क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इनमें से राजवंश और शासित क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? पहला है शक, तो यह उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में, तो ये तो सही सम्मिलित है। फिर है बाकाटक, यह मध्य और पश्चिमी भारत में, तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही सही सम्मिलित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों ही सही सम्मिलित हैं। ओके, नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो कि सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 43 बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से अधिकतम वृद्धि हुई है? तो अधिकतम वृद्धि से इसका मतलब है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या से, तो प्रतिशत की दृष्टि से अधिकतम वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच, तो ये हुई है छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में नील की खेती की प्रणाली थी? तो ब्रिटिश भारत में नील की खेती की प्रणाली थी, तो ये थी निज। राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, पहले राष्ट्रमंडल खेल डैश में आयोजित किए गए थे। तो पहले राष्ट्रमंडल खेल ये आयोजित किए गए थे 1930 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो ये है अनुच्छेद 269 ए। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सॉरी 279, ठीक है, 279 ए अनुच्छेद यह जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है। ओके। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा भाग है भारत के संविधान का जो कि नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है भाग 2। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 2। भाग 3 यह संबंधित है मौलिक अधिकार से। भाग 6 संबंधित है राज्य से और भाग 5 संबंधित है संघ से। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई? तो यह की गई थी 1920 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो उस स्थान की पहचान करनी है जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। हीराकुंड, नाहरकटिया, काकरापार या ततीपका? तो यह स्थित है काकरापार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, काकरापार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ओके। नेक्स्ट है, अथर्ववेद डैश खंडों का एक संग्रह है। तो अथर्ववेद यह 20 खंडों का एक संग्रह। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है ये? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 21 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्त स्राव होता है? तो विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्त स्राव होता है, ये किस विटामिन कमी से? तो ये होता है विटामिन के की कमी से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अहमदनगर को अंततः डैश में मुगलों द्वारा मिला दिया गया था। तो अहमदनगर को अंततः 1637 में मुगलों द्वारा मिला दिया गया था। ठीक है, 1637। ओके। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यालय से संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 यह किसके कार्यालय से संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत के महान्यायवादी। राइट आंसर है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 यह भारत के महान्यायवादी कार्यालय से संबंधित है। ओके। वित्त आयोग यह संबंधित है। तो वित्त आयोग यह संबंधित है 280 से। संघ लोक सेवा आयोग तो यह संबंधित है अनुच्छेद 315 से 323 तक। फिर चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग यह है 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में मसालों और नमक के निर्यात को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है? तो भारत में मसालों और नमक के निर्यात को संभालने के लिए कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है? तो यह जिम्मेदार है मोरमुगांव बंदरगाह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोरमुगांव बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह ये कहाँ है? तो ये गोवा में है। कोच्चि बंदरगाह तो ये पश्चिम बंगाल में। फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह यह है आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, एन्नोर बंदरगाह गोवा, कोच्चि बंदरगाह पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।